नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। रुक करते हैं अब तक की ताजा खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दादा गुरु जी की चौथी नर्मदा यात्रा के समापन अवसर पर मंगलवार को खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित ममलेश्वर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर मां नर्मदा के जल से अभिषेक किया और भगवान ममलेश्वर से प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इससे पूर्व दादा गुरुजी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल के साथ ओंकारेश्वर के गजानन आश्रम से ममलेश्वर तक नर्मदा जल का कलश लेकर पदयात्रा करते हुए ममलेश्वर मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर मधांता क्षेत्र के विधायक श्री नारायण पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारी भी मौजूद रहे। नंदानगर इलाके में मंगलवार सुबह एक दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। एक क्षेत्र परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में आता है। पुलिस के अनुसार 42 वर्षीय एकनाथ और उनकी पत्नी 38 वर्षीय है रोहिणी किराए के मकान में रहती थी। सुबह करीब 8 बजे एकनाथ ने अपने दोनों बच्चों को दूध लेने बाहर भेजा। करीब 20 मिनट बाद जब बच्चे लौटे तो घर का दरवाजा बंद मिला। अंदर जाकर देखा तो एकनाथ पंखे से साड़ी के फंदे पर लटके मिले, जबकि दूसरे कमरे में रोहिणी मृत अवस्था में पड़ी थी। महिला के पास टूटी चूड़ियां भी मिली, जिससे विवाद की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। इनका नंबर मामा वगैरह सबका मोबाइल नंबर ले लें। आज ये प्रोग्राम नगर में किराए से रहते थे। नाम था एकनाथ जी बाग। उनकी श्रीमती, ये 43 इयर्स के थे। उनकी श्रीमती जो है रोहिणी बाग, वो लगभग 38 के आसपास थे। तो ये दोनों जो है यहाँ पे लगभग 1.5 साल से किराए से रह रहे थे। ये पहले जीवन की फेल में भी इनका मकान था, वहाँ रहे हैं, और एक MR10 पे भी मकान था। कुछ समय पहले इन्हें दोनों अपने मकान बेच दिए थे और यहाँ किराए से आके रहने लगे थे। और सुबह रात रूटीन में ये रोज 11 बजे 11:30 बजे के आसपास सोते थे। 11:30 बजे सपरिवार सोए। इनके 2 बच्चे हैं, एक 11th में है और एक उससे छोटा है। तो पिता पहले उठ जाते थे, दोनों बच्चों को उठाते थे, उनको स्कूल रवाना करते थे। आज चूंकि छुट्टी थी, फिर भी उन्होंने सुबह उठा दिया और उनको दूध लेने के लिए भेज दिया। जब वो दूध लेके आए, बाहर से दरवाजा लगा के जाते थे जब भी वो दूध लेने जाते थे। जब बच्चे आए तो बाहर का दरवाजा लगा हुआ था, उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर देखा तो उनके पिता जो है 15-20 मिनट बाद जब लौटे तो पिता जो है वो साड़ी से पंखे में बांध कर फांसी लगाए हुए दिखे उन्हें। फिर उसके बाद माँ के पास गए उठाने के लिए, तो माँ भी मृत अवस्था में मिली। फिर उसके बाद उन्होंने अपने परिजनों को, मामा वगैरह को सूचना दी। शहडोल में शादी का झांसा देकर महिला से दुराचार का मामला सामने आया है। यहां महिला से पिछले 3 साल से दुराचार हो रहा था। आरोपी श्रेयांश जैन महिला के साथ इस घटना के साथ अंजाम दे रहा था। आरोपी ने पहले दोस्ती का प्रलोभन दिया और महिला के साथ दुराचार किया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं धनपुरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पीड़िता धनपुरी की रहने वाली है, जो एक श्रेयांश जैन जो है बिहार का रहने वाला है, उसके विरुद्ध जो है उसने थाने पर रिपोर्ट कराई है। उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जो है उसे गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायालय पेश किया जाएगा। 69 BNS के तहत धारा पंजीबद्ध की गई है। हेमंत खंडेलवाल ने इंदौर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोर्ट का कोई भी निर्णय स्वागत योग्य होता है। उन्होंने मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट से कांग्रेस विधायक का चुनाव निरस्त होने के मामले में कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट जाने की बात पर प्रतिक्रिया दी। खंडेलवाल ने कहा कि अदालत ने किन परिस्थितियों में फैसला दिया है, ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं को न्यायालय पर टिप्पणी से बचना चाहिए। आदिवासियों के अपमान के आरोप पर उन्होंने कहा कि अदालत ने चुनाव प्रक्रिया में नियमों के पालन न होने के आधार पर फैसला लिया है। देखिए, कोई भी निर्णय अदालत ने किया है, हम अदालत के निर्णय का स्वागत करते हैं। अदालत ने निर्णय किन परिस्थिति में किया, क्यों किया, ये न्यायालयी प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ जीतू पटवारी जैसे बड़े व्यक्ति, नेता को न्यायालय पे टिप्पणी करना ठीक नहीं। न्यायालय जो भी करता है किसी न किसी कारण से। गंभीर आरोप लगा रहे हैं जीतू पटवारी, आदिवासियों का अपमान कर रही है। देखिए, अदालत की कार्रवाई है, इसमें अदालत ने किन्हीं परिस्थितियों में कोई चुनाव प्रक्रिया का पालन नहीं होने के कारण निर्णय लिया है, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
इसमें किसी का सम्मान अपमान की बात नहीं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं को अदालत की समझ कम है। अदालत का सीधी जिला के मवई गांव में पुत्र रत्न प्राप्ति के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। कार्यक्रम में मौजूद ऋषि सिंह बघेल के हाथ में 12 बोर पंप एक्शन गन थी, जिसमें अचानक गोली चल गई। गोली 21 वर्षीय रितिका सिंह के पेट में जा लगी। रितिका रीवा जिला के पिपरा गांव की निवासी थी और अपनी बहन के यहां कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। गंभीर हालत में उसे संजय गांधी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। समारोह का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गोली चलने की आवाज सुनाई दे रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसमें जो मैंने देखा है वीडियो, उसमें उन्होंने बाएं हाथ में अपनी गन ली थी, बाएं हाथ से दाएं हाथ में अपनी गन ली और गन लेके फायर करने के लिए उन्होंने हाथ चेंज किया। और जब फायर करना है तो आदमी ऊपर करता है और हर्ष फायर होता है, कुछ भी होता है तो ऊपर करके आदमी चलाता है गन। तो ऊपर जो आप वीडियो आपको मैं दूंगा, वीडियो में दिख रहा है कि साफ साफ वो गन लेके और डायरेक्ट ऐसे करके शूट किए हैं। और ये तो बता रहा है कि बुलाए हैं और गन चला दिए और वो सीधे दिख रहा है कि शूट किए हैं। कल दिनांक 9 मार्च 26 को मृत्यु सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें गन शॉट का केस आया है। इसमें रितिका सिंह, जो कि 21 साल फीमेल है, पिता रोहित सिंह, पता गांव का पिपरा गोविंदगढ़ लिखवाया गया है। इसकी गन शॉट से मृत्यु की सूचना मिली थी और शव को शव परीक्षण के लिए भिजवा दिया गया है। आगे पुलिस की कार्यवाही जारी है। सतना जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के बांधा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों द्वारा जहर खाने का मामला सामने आया है। सभी की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें रामपुर बघेलान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल में कुंदन शर्मा, उनकी पत्नी ज्योति शर्मा और बेटे अभिषेक शर्मा का आईसीयू में इलाज चल रहा है। वहीं बड़े बेटे आकाश शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है। परिजनों का कहना है कि उन्हें भी नहीं पता कि आखिर परिवार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में तीनों का इलाज जारी है। और ये हमारे चाचा के लड़के हैं। कल मैं शाम को सूरत जाने वाला था, तो तैयार होके बैठा ही था, तो जो अभी भाई साहब यहाँ एडमिट है, तो उनका छोटा बच्चा आया मेरे पास भाग के कि बड़े पापा गिर गए। तो मैं जाके देखा तो ये वहां जमीन पे लेटे थे। फिर मैंने दरवाजा खोला तो सभी लोग ऐसा था, तो फिर अफरा तफरी मच गई। फिर काफी लोग आए और उनको वहां पे लेके रामपुर बघेलान पे आए, अपना जो हॉस्पिटल है रामपुर में, और थोड़ा बहुत वहां पे ट्रीटमेंट हुआ और इसके बाद फिर उन्होंने संजय गांधी रेफर कर दिया। ऐसा पता चला है कि कल 9:03 को है ना, 9 मार्च को शाम को 9 के लगभग, 9 से 10 के बीच के लगभग एक फैमिली एडमिट हुई थी, जिसमें पॉइजनिंग की घटना थी। इसमें मदर, फादर और बच्चे सब पॉइजन खाए हुए आए थे, जिसमें से 3 बहुत सीरियस हैं और अभी भी आईसीयू में एडमिट हैं। और उनके एक बच्चा था जिसका नाम आकाश शर्मा था, 5 साल, और लड़का है वो 5 साल, जिसकी एमएलसी पॉइजन के कारण अभी सुबह मृत्यु हो गई है। 10/3/2026 को 8 AM पे हमने मृत्यु सूचना भेज दी गई है और उसको शव परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। बुरहानपुर साइबर सेल और जिले के सभी थानों में गठित साइबर हेल्प डेस्क को बड़ी सफलता मिली है। बुरहानपुर पुलिस की टीम ने लगातार तकनीकी प्रयास करते हुए और केंद्र सरकार द्वारा संचालित संचार साथी यानी CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल ट्रेसिंग सिस्टम की मदद से 10 अलग अलग कंपनियों के कुल 70 गुम मोबाइल फोन बरामद किए। इन मोबाइलों की कुल कीमत करीब 13 लाख रुपए बताई जा रही है। साइबर सेल एवं साइबर हेल्प डेस्क की टीम ने पिछले 13 महीनों के दौरान गुम हुए मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद किया। बरामद किए गए इन मोबाइल फोन को उनके असली मालिकों को सुपुर्द किया गया, जिसके बाद आवेदकों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। बरामद किए गए मोबाइल फोन में कई मोबाइल ऐसे भी हैं जो पढ़ाई करने वाले छात्रों के थे। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने बुरहानपुर पुलिस और साइबर सेल टीम का आभार जताया। आज की डेट में मोबाइल हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग है। बगैर उसके हम कितनी परेशानियों में रहते हैं। बुरहानपुर पुलिस आज ऐसे करीब 70 मोबाइल जो 13 लाख कीमत के हैं, उनके जो ऑनर्स हैं उनको लौटाने वाली है। ये मिसिंग मोबाइल्स हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के किसी न किसी तरीके से गुम हुए हैं। इसमें 70 मोबाइल 13 लाख की कीमत के CEIR पोर्टल
संचार साथी के माध्यम से इनको हम लोगों ने ट्रेस किया है, ट्रैक किया है और प्राप्त किया है। मुना एक बहुत ही सराहनीय काम है। इसमें हमारी साइबर सेल की टीम और साइबर हेल्प डेस्क, इसमें आरक्षक दुर्गेश पटेल, सत्यपाल बोपचे, ललित चौहान, शक्ति सिंह तोमर और समस्त हेल्प डेस्क का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुनः अपील करते हैं कि किसी का अगर मोबाइल गुम होता है तो संचार साथी ऐप का उपयोग करें और CI पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, उस पर जरूर दर्ज करें। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में उस समय माहौल गर्मा गया जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता आमने सामने आए। विरोध का कारण बीएड प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में अनियमितताओं की शिकायत थी। एबीवीपी के कुशल यादव के नेतृत्व में छात्रों ने प्रभावित उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन कराने की मांग की। वहीं NSUI के पूर्व उपाध्यक्ष जावेद खान ने छात्रों के साथ नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कुलपति से निष्पक्ष जांच की मांग की। DAVV के रजिस्ट्रार प्रज्वल खरे ने छात्रों से ज्ञापन स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि छात्र हित में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। छात्रों का आरोप है कि विभिन्न महाविद्यालयों के लगभग 10 छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की सही जांच नहीं हुई है, जिससे उनका परिणाम प्रभावित हुआ है। इस घटना से ये स्पष्ट हुआ कि विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र संगठन के बीच संवाद और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी विवादास्पद परिस्थितियों से बचा जा सके। जो हमारी 49 कॉलेज थी उसमें से 7,300 विद्यार्थी थे, उसमें से 320 विद्यार्थियों को पास किया है। बाकी को सबको एक एक विषय में 80 दिए और बाकी का सब 10% रिजल्ट मतलब पूरे विद्यार्थियों को फेल किया है। ठीक है, इसी के साथ इन लोगों ने अगली बार भी हमने आंदोलन करा था DAVV में कैंपस में, तब भी रिजल्ट इतना ही खराब आया था, बल्कि इस बार भी रिजल्ट इतना ही खराब आया है। और जो अभी आए हैं यहाँ पे कुलपति के पास ज्ञापन देने, उसी के साथ 17 तारीख को अगली बार भी इन्होंने अभी 80 का दिया है और 17 तारीख से नया सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम भी दे दिया है। और जो बच्चे फेल हुए उनका क्या, उनका भविष्य क्या? विद्यार्थी परिषद के ध्यान में आया कि बीएड प्रथम वर्ष का अभी रिजल्ट आया था कुछ समय पहले, उसमें जो छात्र पास हुए वो उनका दर 5% से भी कम है। तो इतनी बड़ी संख्या में छात्र फेल कैसे हो सकते, 80 कैसे आ सकती है, इसको लेकर आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोगों की ऐसी मांग है कि 10 छात्र हैं, उन 10 मेरिट में जो हमेशा रहे उन छात्रों का रिजल्ट एक बार चेक होना चाहिए। अगर उनमें से कुछ छात्र पास होते हैं तो सभी जितने छात्र हैं उनकी वापस निःशुल्क पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। जी अभी बीएड फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन है, वो रिजल्ट संतुष्ट नहीं है, उनका ज्ञापन हम लेंगे और ज्ञापन में उनका अगर संतोष है परिणाम को लेके तो हमारी प्रक्रिया है, परीक्षा समिति होती है, परीक्षा समिति परिणाम संबंधी अंतिम निर्णय करती है, उनके सामने मामला रखा जाएगा और बिल्कुल निष्पक्ष होकर इसमें निरंतर कार्रवाई की जाएगी। सर, उनका आरोप है कि इस तरह की काफी जांच में पहले भी कई तरह से कई छात्र प्रभावित हो गए। नहीं, एक्चुअली उनका असंतोष है, इस बात का हम ध्यान रख रहे हैं और हम अपनी परीक्षा समिति के माध्यम से जो हमारा प्रावधान होता है निरंतर कार्रवाई करेंगे। वो तो परीक्षा समिति उन कॉपियों का इवैल्यूएशन करेगी, तब समझ में आएगा कि उसमें ऐसा जानबूझ के किया गया नहीं किया गया है, वैसे संभावना कम है। बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने उसके घर पर पथराव किया। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें 3 आरोपी पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि बदमाश इलाके में युवतियों पर अक्सर अश्लील टिप्पणी करते रहते हैं। पीड़िता के परिवार ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने NCR काटकर उन्हें वापस भेज दिया। परिवार ने पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई। मामले की जांच और आरोपी की पहुंच स्थानीय पुलिस के लिए जरूरी है ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और कानून का पालन हो सके। जयपुर मुख्यालय से CID इंटेलिजेंस को ईमेल के जरिए एक धमकी मिली थी जिसमें राजस्थान के सभी पासपोर्ट कार्यालयों को निशाना बनाने की बात कही गई। सूचना मिलते ही प्रदेश भर में सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। कोटा शहर में भी एहतियात के तौर पर 2 पासपोर्ट ऑफिस को तुरंत खाली करवाया गया। न्यापुरा स्थित डाकघर परिसर में बने पासपोर्ट कार्यालय और अन्य स्टाफ को बाहर निकाला गया जिससे किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। न्यापुरा थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को खाली करवाया गया।
जिसके बाद बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और पुलिस टीम ने मिलकर पूरे भवन की बारीकी से तलाशी ली। परिसर के अंदर हर कोने की जांच की गई। वहीं बिल्डिंग के अंदर और बाहर खड़े वाहनों की भी सावधानी पूर्वक जांच की गई। काफी देर तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद नयापुरा की पूरी बिल्डिंग को जांच लिया गया, लेकिन वहां किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद टीम विज्ञान नगर क्षेत्र स्थित पासपोर्ट ऑफिस की ओर रवाना हुई, जहां भी इस तरह की सघन जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये धमकी भरा मेल जयपुर में सीआईडी इंटेलिजेंस को प्राप्त हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से पूरे राजस्थान में पासपोर्ट कार्यालयों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रधान डाकघर और पासपोर्ट सेवा केंद्र पे बम की थ्रेट है। इस पे श्रीमान एसपी साहब का मुझे मैसेज आया, मैं तुरंत मौके पे आया, प्रधान डाकघर कार्यालय पासपोर्ट ऑफिस। वहाँ मैंने पूरे उसको खाली करवाया पूरे परिसर को। उसके बाद फिर सीआईडी इंटेलिजेंस को हमने सूचना करी, बम डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वाड टीम को मौके पे आई। पूरा हमने बिल्डिंग का सर्च किया और ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु हमें नजर नहीं आई। इंदौर के सदर बाजार में मस्जिद कमेटी की हिसाब के मामले में किराना व्यापारी पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से मस्जिद कमेटी के हिसाब किताब को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। इसी मुद्दे पर पहले भी पीड़ित पक्ष ने एक दूसरे के साथ मारपीट की थी। सोमवार को नमाज अदा कर मस्जिद से बाहर निकलते समय कुछ लोगों ने किराना व्यापारी एजाज पर हमला किया। मस्जिद कमेटी के सदर के पुत्र और उसके साथियों ने एजाज पर चाकू से हमला किया। घायल एजाज को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मची हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामलों की जांच शुरू कर दी है। हमारा है बाबर सदर है, जो सदर बाजार मस्जिद का, उसके छोरे को बुलवा के मैंने हिसाब मांगा था, तो उसने ये चाकू से मेरे को मारा है। यहाँ तरावी बाद नमाज पढ़ के आ गया था मैं, उसके छोरे थे, उसके भाइयों के छोरे, सब जने थे, 12 से 15 जने थे कम से कम। और ये सनोवर पटेल साहब के पास भी जा रही है, जो वकाफ बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, और रिहान शेख के पास भी जा रही है वीडियो। अब मेरी दरख्वास्त है इनसे कि इसको इससे इस्तीफा दिलाया जाए और इसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इसके खिलाफ। इंदौर के ग्रामीण क्षेत्रों में कई मंदिर और आश्रमों में चोरी की वारदातें हुई। सिमरौल पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 चोर राहुल और राज को महू से गिरफ्तार किया। उनके पास से पीतल और तांबे के घंटे, घड़ियाल और अन्य चोरी का सामान बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला है कि दोनों नशे के आदी थे और सुनसान मंदिरों को निशाना बना रहे थे। चोरी की गई वस्तुओं में परमहंस आश्रम का पीतल घंटा, हनुमान मंदिर का पीतल घंटा और तांबे का लोटा और अन्य मंदिर का पीतल घंटा व घंटी शामिल है। डीएसपी उमाकांत चौधरी और थाना प्रभारी अमित कुमार के निर्देशन में टीम ने चेकिंग पॉइंट्स लगाकर आरोपियों को पकड़ा और 3 चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई के बाद मामलों को सुलझा लिया है। सिमरौल थाना एरिया में पिछले कुछ दिनों में मंदिर चोरी की वारदात सामने आई थी। पुलिस के द्वारा लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, विभिन्न साक्ष्य जुटाए जा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य के आधार पर 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई, जिसमें उनके द्वारा 3 मंदिरों में चोरी की वारदात करना कबूल किया गया और उनके पास से जो मंदिर के घंटे और आदि सामग्री उनसे जब्त की गई है। साथ में प्रयुक्त 2 स्कूटी उनके पास से बरामद की गई है। उनके द्वारा जब पूछताछ में बताया गया कि नशे की लत के चलते उन्होंने ये चोरियां की थी और इन दोनों आरोपियों को, जो कि राज और अजय नाम के हैं, एक महू कोदरिया का रहने वाला है और एक सिमरौल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इन दोनों को न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। श्योपुर में प्रशासन ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम गगन मीणा की टीम ने बस स्टैंड पर मुरैना से श्योपुर लाई जा रही करीब 90 किलो पनीर जब्त किया, जो प्रारंभिक जांच में नकली और मिलावटी पाया गया। तहसीलदार मनीषा मिश्रा और फूड इंस्पेक्टर धर्मेंद्र जैन भी मौके पर मौजूद थे। पनीर गिरवरधारी डेयरी के लिए लाया जा रहा था। जांच में बस में मावा और किसी जानवर का गीला चमड़ा भी पाया गया, लेकिन संबंधित व्यक्ति फरार हो गया। प्रशासन ने बस जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेजा। परिवहन विभाग को मौके पर बुलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कहा कि मिलावटखोरी और अवैध परिवहन के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। ये मुरैना से बस आ रही थी, ऐसा बताया गया कि जोरा से पनीर रखा गया है
और मावा रखा गया था। मावा बाईपास पे उतार दिया गया जिससे जब्त नहीं हो पाया। पनीर को यहाँ जब्त कर लिया गया मौके पर। 90 किलो पनीर है जो कि मिलावटी दिखाई दे रहा है, इसलिए फूड विभाग को बुला के उनको कार्रवाई की सैंपल भेज दी। परिवहन द्वारा ये बस को भी परिवहन विभाग को इसलिए बुलाया है कि इस बस में जो भी सामान जब्त किया गया उससे संबंधित ना तो सामने वाले पास कोई रसीद थी, ना ही कुछ था कि किसके द्वारा लिया जा रहा है। हाँ, ये जरूर बताया है कि यहाँ गिरवाधारी कोई डेयरी है, उनके पास ये पनीर जा रहा था। सोनू गोयल द्वारा मंगवाया गया था पनीर, 2 पेटी पनीर था जो बस में से जब्त किया गया है, जिसके सैंपल ले रहे हैं और सैंपल के बाद जो भी स्थिति जांच प्रतिवेदन आएगा उसके हिसाब से इनमें कार्रवाई की जाएगी। तो बताया जा रहा है कि बस में बस की मुझे कोई वो जानकारी नहीं है, इस बारे में मैं नहीं बता सकता। सगरा थाना क्षेत्र में एक युवक ब्रजेश पांडे की नहर में डूबने से मौत हो गई। ब्रजेश MLCT कॉलेज रीवा में प्रोफेसर थे। वे खेत में पानी लगाने गए थे और रात लगभग 12 बजे नहर में डूब गए। घटना की सूचना मिलने पर SDERF और होमगार्ड की टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे की खोजबीन के बाद शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को SGMH सागर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस कंट्रोल रूम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि कल एक युवक जो है सगरा थाना अंतर्गत सगरा ग्राम में ही नहर में समा गया है, जिसकी सर्चिंग के लिए आज SDRF की टीम घटनास्थल पर आई हुई थी। मौके पर स्थानीय निवासी और सगरा थाने की टीम भी मौजूद थी। सगरा थाना प्रभारी भी यहाँ उपस्थित थे। करीब 1 घंटे की सर्चिंग के बाद में युवक का शव बरामद कर लिया गया है। युवक की पहचान ब्रजेश पांडे, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी सगरा के बतौर की गई है। नीमच पुलिस ने 9 मार्च को अवैध शराब के खिलाफ बड़े अभियान में 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में शराब जब्त की। अभियान के तहत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में छापेमारी हुई। पुलिस ने 285 लीटर देसी शराब, 150 लीटर अंग्रेजी शराब, 360 बियर कैन, 62 बियर बॉटल और 12 लीटर कच्ची शराब जब्त की। नीमच सिटी थाना में सहयोग होटल से यशवंत को गिरफ्तार कर 81.17 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की। बघाना थाना क्षेत्र में 63 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की और बियर जब्त की। कैंट, जीरन, मनासा, कुकड़ेश्वर, रामपुरा, जावद, रतनगढ़ और सिंगोली में भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने जनता से अवैध शराब की जानकारी देने की अपील की। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने की बात भी कही। ये नीमच पुलिस द्वारा कल अवैध शराब के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया था, जिसमें लगभग 41 लोगों के विरुद्ध 35 आबकारी के प्रकरण बनाए गए हैं और जहां अलग अलग जगह पर शराब बिक्री जो अवैध रहती है उसमें कार्रवाई की गई है, जिसमें 34(2) और 34(1) की सभी प्रकार की कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसमें जो इनसे देसी शराब जो जब्त हुई है वो 285 लीटर है। इसके साथ ही 150 लीटर अंग्रेजी शराब, 360 बियर के कैन और 62 बोतल बियर, इसके अलावा कच्ची शराब भी बरामद हुई है। तो इस सभी कार्रवाइयाँ सभी थाना क्षेत्रों में हुई हैं, जिसमें जो ये कई लोग हैं जो अवैध शराब बिक्री की प्रक्रिया करते हैं, तो हमारे थाना क्षेत्र के दूरस्थ एरियाओं में गुमटियाँ लगाकर ये अवैध शराब की बिक्री की कई बार सूचनाएं आ रही थी, उस पर से पुलिस ने एक्शन लिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।